आखिर सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया ही होगा। हालांकि कुछ लोग इस बात को सिरे से नकार देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। खैर, इस बात को न मानने का वाजिब कारण भी है। आखिर कौन मानना चाहेगा कि सड़क पर उटपटांग हरकतें करने वाले ये बंदर हम इंसानों के रिश्तेदार भी हो सकते हैं? वैसे देखा जाए तो इसमें गलती लोगों की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने ये बताया कि इंसान बाकी जीवों की तुलना में बहुत स्पेशल हैं। इसी कारण से अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं? सच कहें तो यह सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर सांप छिपकलियों से विकसित हुए हैं तो आज भी छिपकलियां क्यों हैं? कुत्ते अगर भेड़ियों से विकसित हुए हैं तो भेड़िए की प्रजाति क्यों अस्तित्व में है? खैर, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, आप सभी ने चार्ल्स डार्विन के बारे में कभी न कभी सुना ही होगा। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी पर बात की, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो पाएंगे कि हमारा केवल 93% डीएनए बंदर से मेल खाता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए 99% तक मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे नजदीकी पूर्वज चिंपैंजी होंगे, ना कि बंदर। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर गलत हैं। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और ना ही बंदर से। एवोल्यूशन की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इन प्रजातियों से बहुत दूर का रहा है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब हमारा डीएनए चिंपैंजी से मेल खाता है तो फिर हमारा एवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है? तो इस बात को समझाने के लिए हम एक फिंच बर्ड के एवोल्यूशन की कहानी आपको सुनाते हैं। ये वही कहानी है जिससे चार्ल्स डार्विन ने भी दुनिया को एवोल्यूशन के बारे में समझाया था। इसी थ्योरी ने विज्ञान जगत में टहलका मचा दिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चार्ल्स डार्विन की ये कहानी। 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड के अस्तित्व की शुरुआत हुई। ये नन्ही सी चिड़िया अपने शुरुआती दौर में जितनी प्यारी थी उतनी ही मासूम। उस समय धरती पर इसकी एक ही स्पीशीज मौजूद थी और ये एक ही छोटे से आइलैंड तक सीमित थी। दूसरी हैबिटेट का ज्ञान इसे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण भोजन की कमी होने लगी। ऐसे में उनमें से कुछ बर्ड्स ने दूसरे द्वीपों पर माइग्रेट होने का निर्णय लिया। इसलिए फिंच बर्ड 3 ग्रुप में बंट गए। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, जबकि दूसरे ग्रुप आइलैंड बी पर चला गया और जो बचे वो हमेशा के लिए आइलैंड सी पर ही रह गए। अब ये तो जाहिर है कि आइलैंड ए और बी का वातावरण उनके होम आइलैंड सी की तुलना में अलग होगा। इसलिए माइग्रेट करने वाली फिंच बर्ड्स के दोनों ही ग्रुप ने अपने आप को नए वातावरण में ढालना शुरू किया। वहां उन्होंने अपने लिए घर बनाने और भोजन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की। दोनों ही द्वीपों पर रहन सहन, खाने पीने के तरीके में बदलाव था। आइलैंड ए का तापमान, इकोसिस्टम और हैबिटेट आइलैंड बी से बेहद अलग था। ए आइलैंड में खाने के लिए जो उपलब्ध था वो बी आइलैंड में उपलब्ध नहीं था। साधारण शब्दों में कहें तो आइलैंड ए में फल ज्यादा मात्रा में थे, जबकि आइलैंड बी में छोटे छोटे कीड़े मौजूद थे। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाली फिंच बर्ड्स में फलों को खाने के लिए हार्ड और लंबी चोंच का विकास हुआ और आगे चलकर इन फिंच को लॉन्ग बीक फिंच बुलाया गया। जबकि कीड़ों को खाने के लिए एक लंबी चोंच की नहीं बल्कि मजबूत चोंच की जरूरत थी। इसलिए आइलैंड बी पर रहने वाले फिंच की चोंच छोटी ही रही, लेकिन वो काफी मजबूत हो गई। इन फिंच को शॉर्ट बीक फिंच का नाम दिया गया। अपने अपने इलाके में सरवाइव करने के लिए दोनों ही बर्ड्स अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई। शुरुआती दौर में फिंच को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन द्वीपों के हालात उनके पुराने आशियाने से अलग थे। लेकिन मुश्किल हालातों में सरवाइव करने के लिए इन दोनों ने खुद को इवॉल्व कर लिया। अब धरती पर फिंच की 3 तरह की प्रजातियां मौजूद थीं। पहली, वो जिनके पास एक लंबी चोंच थी और वो फल खाती थी। दूसरी, वो जिनकी चोंच छोटी व मजबूत थी। और तीसरी, वो प्रजाति जो आइलैंड सी पर मौजूद थी। सी आइलैंड पर रहने वाली फिंच वो थी जिनसे बाकी द्वीपों पर फिंच माइग्रेट हुई थी, यानी कि यहाँ फिंच अपने असली स्वरूप में मौजूद थे। आप ये भी कह सकते हैं कि सी आइलैंड में रहने वाले फिंच से हमें 2 नई स्पीशीज मिली जो अपने अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ए और बी दोनों फिंच एक दूसरे से इवॉल्व हुई। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही फिंच का प्राइमरी सोर्स सेम रहा और दोनों एक ही सोर्स से इवॉल्व होकर इस स्वरूप में आई।
अगर आप इनका डीएनए मिलाएंगे तो दोनों प्रजातियों का डीएनए वही होगा जो इनके सोर्स का है, लेकिन इन दोनों का एवोल्यूशन एक दूसरे से अलग है। ऐसे में हम इन्हें एवोल्यूशनरी कजन का दर्जा दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल केवल फिंच पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। डार्विन द्वारा दी गई ये थ्योरी दुनिया में सभी जीवों के एवोल्यूशन को समझाती है। जैसे कि सांप और छिपकली के एवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है। भेड़िए और कुत्ते भी एक ही सोर्स से इवॉल्व हुए हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इंसान चिंपैंजी या फिर बंदर से इवॉल्व नहीं हुआ, बल्कि असल फैक्ट तो ये है कि हम इंसान, बंदर तथा चिंपैंजी का एवोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स एक ही है। यानी कि पहले कोई ऐसा जीव रहा होगा जिनमें से कुछ इंसानों में विकसित हुए, कुछ बंदर में और कुछ चिंपैंजी में। हम ये जरूर कह सकते हैं कि बंदर और चिंपैंजी हमारे इवोल्यूशनरी कजन्स हैं। यही कारण है कि हमारा डीएनए भी इनसे मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से ही इवॉल्व हुआ है या आगे चलकर चिंपैंजी या बंदर इंसान बनने वाले हैं। अब सवाल आता है कि अगर चिंपैंजी और बंदर हमारे इवोल्यूशनरी कजन्स हैं, तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिससे हम अलग हुए होंगे? ये जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स से विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स थे होमिनिडे। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारी पूर्वज थी। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलती थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनके पास लंबे हाथ थे। हालांकि इनकी सटीक शारीरिक बनावट कैसी थी वो आज भी हम नहीं जानते, लेकिन हम एक बात तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इंसानों और चिंपैंजी की उत्पत्ति इसी प्रजाति से हुई है। आज हम होमिनिडे को अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का दर्जा दे सकते हैं। तो इवोल्यूशन की इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होने की वजह से हम अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व तो हुए, लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स सेम रहा। यही वजह है कि हम काफी कुछ उनसे मेल खाते हैं। हमारा डीएनए भी उनसे काफी मिलता जुलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम चिंपैंजी या बंदर से इवॉल्व हुए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प सवाल पर। ज्यादातर लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आज चिंपैंजी या बंदर इंसानों की तरह इवॉल्व क्यों नहीं हुए, केवल हमारा ही इवोल्यूशन क्यों हुआ? तो दोस्तों, इसका जवाब बेहद ही आसान है। दरअसल कुदरत में किसी भी प्रजाति का इवोल्यूशन तब होता है जब उन्हें विकास की जरूरत होती है। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी में आपने नोटिस किया होगा कि फिंच भी तभी इवॉल्व हुई जब उनकी हैबिटेट में बदलाव हुआ। भोजन खाने के लिए जब उन्हें एक लंबी चोंच की जरूरत हुई तो उन्होंने अपनी चोंच का विकास किया। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह भूखी मारी जाती। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के मामले में भी देखने को मिलता है। इंसान इवॉल्व इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने पेड़ से नीचे उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता अपनाया, जबकि गोरिल्ला और चिंपैंजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपनी पुरानी कंडीशंस में रहना ही बेहतर समझा। जब वो पेड़ और घने जंगल में मजे से जिंदगी बिता रहे थे, तब इंसान अफ्रीका के मैदानी क्षेत्रों में फैल गए। भोजन के लिए उन्होंने ज्यादा समय सतह पर बिताना शुरू किया और इसीलिए ये दो पैरों पर चल पाए। इसके बाद इंसानों का विकास कैसे हुआ वो हम इस वाली वीडियो में जान चुके हैं। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।